हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नजर दिस साइड। तो अब हम लोग इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि सेल को इतना डैमेज कर दो कि अब वो रिपेयर होने के लायक ही ना बचे। मतलब तभी इसको हम लोग इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोलेंगे। ठीक, तो हमने ये देखा था कि सेल को रिवर्सिबल डैमेज, अगर कोई स्टिमुलस रिवर्सिबल डैमेज करा रहा है या फिर इरिवर्सिबल डैमेज करा रहा है, तो वो इस पे डिसाइड होगा कि कितना साइटोसोलिक कैल्शियम के लेवल्स प्रेजेंट है। अगर साइटोसोलिक कैल्शियम, जो फ्री कैल्शियम सेल के अंदर इंक्रीज हो जाता है, तो वो ज़्यादा डैमेज करेगा, लेकिन अगर कम होगा तो वो रिवर्सिबल डैमेज की तरफ जाएगा। ठीक, तो अगर मान लो कि परसिस्टेंट परसिस्टेंट डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो परसिस्टेंट हाइपोक्सिया या फिर इस्कीमिया बोलो। तो अगर परसिस्टेंट इस्कीमिया हो रहा है, ठीक है, तो सेलुलर लेवल पर क्या होगा कि कैल्शियम जो है, और वो भी साइटोसोलिक, वो इंक्रीज हो जाएगा और सीवियरली इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक, तो जब ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ये अलग अलग एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। जितने भी एजेस वाले एंजाइम होते हैं उन सबको ये एक्टिवेट कर देगा। फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेगा, मतलब फॉस्फोलिपिड्स का डिस्ट्रक्शन होगा, जो भी स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का बना होगा। फिर उसके बाद प्रोटीएज, जो भी प्रोटीन का या पेप्टाइड का बना होगा, वो डिस्ट्रॉय होगा। और उसके बाद एंडोन्यूक्लियस। ठीक, एंडोन्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मटेरियल को डैमेज करेगा। ठीक है, तो इतना समझने के बाद हमें ये समझ में आया कि कैल्शियम साइटोसोलिक अगर सीवियरली इंक्रीज हो जाता है तो फिर वो ये एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकता है। ठीक, तो अगर फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट हो रहा है तो इसका साफ मतलब हुआ कि जो हमारे माइलिन फिगर्स हैं वो बनेंगे, और सबसे ज्यादा बनेंगे। इरिवर्सिबल डैमेज में, सेल इंजरी में माइलिन फिगर्स मैक्सिमम बनते हैं। रिवर्सिबल में भी हमने देखा था बनते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को भी डैमेज करेगा। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करने के बाद क्या होगा कि उसमें डिपोजिशंस देखने को मिलेंगे, जो हमने रिवर्सिबल वाले लेक्चर में देखे थे, जिनको हम लोग एमॉर्फस डेंसिटीज बोलते हैं। लेकिन उसमें हमने स्मॉल देखे थे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन इतनी नहीं डैमेज हुई थी। इसमें हैवी डैमेज होगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, तो इस वजह से इसमें जो होगा ये लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर प्रोटीएज की तो प्रोटीएज जो होता है, जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल साइटोस्केलेटन, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, जो सेल होता है, तो उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो बायफॉस्फोलिपिड लेयर का बना हुआ है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जो इस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटियोग्लाइकेन्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे। तो वो प्रोटीन्स के बने हुए, तो वो स्ट्रॉन्ग जो स्केलेटन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन के प्रोटीन में डैमेज करेगा ये। ठीक है, तो इससे डैमेज होगा तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सेल का आर्किटेक्ट है, ठीक, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें एंडोन्यूक्लियस की, तो एंडोन्यूक्लियस तो अंडरस्टूड है कि एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियर जो क्रोमैटिन बचा हुआ है, जो क्रोमैटिन जो डीएनए का मटेरियल है, क्रोमैटिन डैमेज करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक फ्लो चार्ट है जो समराइज करता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी के कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स को। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जो सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स अलग अलग स्टेन्स को टेकअप करते हैं। ठीक है, जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडीज करते हैं तो हम लोग स्टेन्स का यूज करते हैं। तो अगर मैं एक स्टेन का एग्जांपल लूं, HE के नाम से आपने सुना होगा, तो इसका होता है फुल फॉर्म हीमेटॉक्सिलिन एंड इओजिन स्टेन। ठीक है, तो बेसिकली ये मोस्ट ऑफ द जो माइक्रोस्कोपिक सेलुलर स्टडीज होती हैं उनमें ये यूज होता है, ग्रॉस सेलुलर लेवल पर मॉर्फोलॉजी समझने के लिए या सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर मैं एक सेल बनाऊं,
ठीक है, ये मेरा सेल हो गया और ये मेरा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे जो सेल्स में डीएनए आरएनए जो भी प्रेजेंट है, तो अगर मैं डीएनए आरएनए की बात करूं तो उनमें क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड उसमें सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, बेसिकली डीएनए और आरएनए का नेचर एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब हो गया कि जाहिर बात है ये जेनेटिक मटेरियल है, तो उसमें हमारे जो क्या कहते हैं प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है कि ये नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस होते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, और यही अगर मैं बात करूं आपके सेल मेम्ब्रेन की या फिर जो साइटोसोल है, तो इनमें बहुत से प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं साइटोसोलिक प्रोटीन्स की बात करूं, जो भी ऑर्गेनल्स बने हुए हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक, तो ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ऐसा क्यों? अब ये जो चार्जेस हैं इसी पे ही डिपेंड कर रहा है कि एक सेल कौन सा स्टेन पिकअप करेगा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव है, ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो हमारा डीएनए और आरएनए है, ये हीमेटॉक्सिलिन स्टेन को अच्छे से पिकअप करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर साइटोसोलिक कोई प्रोटीन है तो ये ईओजिन स्टेन को अच्छे से पिकअप करेगा। तो इसीलिए सेल को माइक्रोस्कोपी की स्टडीज के अंडर जब हम देखते हैं तो बाहर वाले को हम लोग एजिनोफिलिक बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा एजिनोफिलिक होता है, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बेजोफिलिक होता है। तो ये नॉर्मल सेल स्टडीज पर है। ठीक, अब हम लोग को ये जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन डैमेज है ना, इसको थोड़ा डिटेल में देखना क्योंकि ये एक स्टेप वाइज मैनर में अकर करता है। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर डैमेज अकर्स, पहले पिक्नोसिस होता है, फिर कैरियोरेक्सिस होता है, फिर एंड में जाके कैरियोलाइसिस हो जाता है। तो उन टर्म्स की मीनिंग समझते हैं और फिर हम लोग ये देखते हैं कि सेल के साथ हो क्या रहा है, और जब हम लोग स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी तो उसमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डैमेज। ठीक, तो पहला स्टेज होता है पिक्नोसिस। पिक्नोसिस वर्ड का मतलब होता है बेसिकली कंडेंसेशन या फिर थिकनिंग। ठीक है, लैटिन वर्ड से, मतलब लैटिन वर्ड है, ग्रीक से लिया गया। तो बेसिकली उसको प्यूकनोसिस बोलते हैं। तो प्यूकनोसिस का मतलब होता है थिक करना, किसी चीज को थिक कर देना। तो इसीलिए इस स्टेज का नाम पिक्नोसिस दिया गया है, क्योंकि जब आप सेल को माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो उस वक्त क्या होगा, ये मेरा सेल है। ठीक, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है तो जो क्रोमैटिन होगा वो इस तरह से डेंसली अरेंज्ड हो जाएगा, पैकिंग हो जाएगी। तो क्रोमैटिन क्लंपिंग और न्यूक्लियर श्रिंकेज। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डैमेज में हमें ये मालूम है कि कौन सा एंजाइम काम करेगा, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, तो जब भी वो लूजली अरेंज्ड होता है जेनेटिक मटेरियल तो एक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को मैं एक डेंस फॉर्म में अरेंज कर दूं, एक बॉल की तरह अरेंज कर दूं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन हो गया क्रोमैटिन मटेरियल का। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डैमेज हो रहा होता है तो डीएनए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है, वो स्ट्रक्चर पैटर्न ले लेता है वो, इस वजह से ताकि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्टिव पॉइंट्स कम दिखेंगे। ठीक है, और डैमेज होने के भी कम चांस होंगे। तो इस वजह से डैमेज शुरू हुआ एंडोन्यूक्लियस की वजह से, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि पिक्नोसिस इसीलिए होगा कि क्रोमैटिन क्लंपिंग हो जाएगी और कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल होगा। ठीक है, क्योंकि डैमेज हो रहा है तो जो डीएनए होगा इट विल ट्राई टू अडेप्ट टू दैट कंडीशन बाय प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ, तो इट विल कंडेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा, हमने ये देख लिया, ये पिक्नोसिस हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप है हमारा कैरियोरेक्सिस। ठीक, रेक्सिस वर्ड का मतलब होता है फ्रैगमेंटेशन और कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन इसमें देखने को मिलेगा। ठीक, पिक्नोसिस हुआ, पिक्नोसिस के बाद प्रोसेस कंटिन्यू होगा अगर डैमेज कंटिन्यूस रहा एंडोन्यूक्लियस का एक्शन, तो कैरियोरेक्सिस होगा। कैरियोरेक्सिस में क्या होगा कि जो ये सेल है
ठीक। तो जो न्यूक्लियस होगा वो अल्टीमेटली शैटर हो जाएगा फ्रैगमेंट्स में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन। और एक बार न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा तो सेल जो है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस विल अंडरगो कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस, लाइसिस वर्ड का मतलब होता है टूटना, ठीक। तो न्यूक्लियस को और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देना। तो ये अगर ये मेरा सेल हुआ, ठीक। तो इसके अंदर ये जो न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स होंगे ये और छोटे छोटे पीसेस में, पार्टिकल्स में ये टूट जाएंगे, ठीक। और एक बार ये वंस इस तरह से न्यूक्लियर मटेरियल और जो न्यूक्लियस है हमारा अरेंज हो जाएगा तो ये धीरे धीरे सेल से बाहर आएगा, ठीक है। तो सेल से जब बाहर आ जाएगा इसको बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन, ठीक है। तो क्रोमैटिन लाइसिस हुआ, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रोमैटिन का लाइसिस होना और उसके बाद डिसोल्यूशन होना, सेल के बाहर ये डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि कैरियोलाइसिस के बाद जो स्टेज होती है हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि बेसोफिलिया जो है और इजिनोफिलिया। नॉर्मली क्या बताया कि डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियस जो है, इट टेक्स अप ब्लू कलर, तो इस बेसोफिलिक बोलते हैं, ठीक। और साइटोसोलिक प्रोटीन्स या साइटोप्लाज्म क्या है, इट टेक्स अप पिंक या रेडिश कलर, तो इसको इजिनोफिलिक बोलते हैं, ठीक। तो अब यहाँ से ये न्यूक्लियस डिसॉल्व होकर बाहर चला गया, तो बेसोफिलिक जो कंटेंट था, बेसोफिलिक कलर जो सेल का था वो कम हो गया, तो बेसोफिलिया डिक्रीज हो जाएगा सेल का, ठीक। और इजिनोफिलिया बढ़ जाएगा, ज़्यादा दिखेगा क्योंकि अब ज़्यादा साइटोप्लाज्म अवेलेबल होगा, ठीक है, फैल जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 प्रोसेसेस हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब हम लोग इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अब एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस की तरफ जाना होगा, सेल डेथ की तरफ जाना होगा, क्योंकि अब ये रिपेयरेबल तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए अक्सर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्रोसिस की बात करूँ ना, तो नेक्रोसिस में हमें, अगर मैं एक सेल की बात करूँ ना, तो जब नेक्रोसिस वाले सेल को देखोगे ना तो इस तरह से आपको रेडिश पैटर्न तो दिखेगा, एक वेग, मतलब सेल के मेम्ब्रेन तो वैसे डिस्ट्रॉय रहेगी, ठीक है, लेकिन एक रेड कलर का एक वो डिमार्केटेड एरिया दिखेगा, ठीक है। लेकिन एक खास बात ये रहेगी कि इस डैमेज सेल के आसपास क्या होगा, बेसोफिलिक एरिया दिखेगा। इसका ये मतलब हुआ कि सेल इज अंडर द प्रोसेस ऑफ कैरियोलाइसिस। तो ये वाला जो स्टेज है ये हम लोग ज़्यादातर नेक्रोसिस में देख लेते हैं, नेक्रोसिस में दिखता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इरिवर्सिबल सेल इंजरी के स्टेजेस और क्या कहते हैं साइंस एंड आइडेंटिफिकेशन साइंस जो हैं वो समझ में आ गए। और मैंने यहाँ पे बेसिक स्टेनिंग समझाने की कोशिश की कि बेसिकली स्ट्रक्चर्स क्यों रेड स्टेन टेकअप करते हैं कभी और कभी ब्लू, तो वही रेड और ब्लू जो होते हैं वो डिमार्केट करते हैं कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक एरियाज को कैसे डिफ्रेंशिएट करने में मदद करती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।